हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलेनॉइड, टोरॉइड और फोर्सेस जो दो करंट कैरिंग वायर के बीच में लगते हैं, पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में लगते हैं, और तब उससे हम लोगों ने डिफाइन किया था एम्पियर को भी। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पर देखिए कि स्कीमेटिक पिक्चर है। इसमें ये मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर लूप रखा गया जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन दिखा दिया गया है, ठीक है। और ये करंट कैसे दिया गया? बैटरी से दे दिया गया है, डीसी करंट है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखते हैं कि फोर्सेस, इसमें 4 वायर हो गए हमारे पास, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये 4 वायर हैं। ये 4 वायर पर फोर्सेस लगेंगे। कितना फोर्सेस लगेंगे किस वायर पर, सब पे निकाल लेते हैं। तो पहले जो है सो ए बी वायर पर कितना फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन के सहित निकालते हैं। फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस बी होता है, ठीक है। आई करंट, इसमें कैपिटल आई जा रहा है। एल लेंथ कितना है, इसको ए बी का लेंथ क्या बोले, बी बोला है, यहाँ पर दिख रहा है। और इधर का लेंथ को स्मॉल ए बोला होगा, हाँ स्मॉल ए बोला है। तो इधर बी है इसका लेंथ, और बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कैपिटल बी है मान लेते हैं। और उसके बीच बाद दोनों के बीच का एंगल, बी जो है सो किधर है, लेफ्ट टू राइट है, नॉर्थ टू साउथ है। और ये जो करंट है वो किधर जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। ये दोनों के बीच में एंगल जो है सो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिखेंगे। और ए आ गया, डायरेक्शन किधर होगा आपका, हो गया आई बी कैपिटल बी, इतना। और डायरेक्शन इसका, अब डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या कैसे निकालोगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट हैंड का रूल यूज करेंगे। राइट हैंड लीजिए, करंट के डायरेक्शन में अपना चारों फिंगर को रखिए, उसे कर्ल कीजिए बी के डायरेक्शन में। मेरा थंब दिखा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ये नीचे है। नीचे दिखाने का तरीका है कि हमारा जो, मान लेते हैं ये हमारा ऊपर नीचे जो ये प्लेन में है, ये सब कुछ इस प्लेन में है, तो उसमें अंदर की ओर जा रहा है। इसमें जितना भी स्कीमेटिक पिक्चर दिख रहा है वो इस प्लेन के, स्क्रीन के प्लेन में है, राइट। तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर जा रहा है, ये हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है। राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए, वो दिखा रहा है कि हमारा थंब जो है सो हमसे दूर जा रहा है और परपेंडिकुलर है, ओके। ये एफ ए बी फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स देखते हैं, एफ सी डी फोर्स देखते हैं। सी डी पे कितना फोर्स लग रहा है, सेम आई एल क्रॉस बी, करंट है आई, लेंथ है फिर वही बी, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, और दोनों के बीच का एंगल। अब करंट इधर आ रहा है और फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल फिर 90 डिग्री आया। डायरेक्शन, डायरेक्शन राइट हैंड का रूल लीजिए, राइट हैंड लीजिए, उसका चारों फिंगर को करंट का डायरेक्शन रखिए, यानी सी डी डायरेक्शन में रखिए, और उसे कर्ल कीजिए किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब ए बी डायरेक्शन में, ए डी डायरेक्शन में। अब ऊपर दिखा रहा हमारा थंब, तो ये हमारा ए डायरेक्शन है। सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये हमारा डायरेक्शन, ओके। बीसी में कितना फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली सेम काम करेंगे, आई एल क्रॉस बी, करंट है आई, लेंथ कितना है इस डायरेक्शन में, ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और दोनों एंगल भी कितना है दोनों के बीच में, करंट इधर बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री, तो ये आ गया 0 फोर्स। और लास्ट में जो डी ए है उसमें देखिए कितना जा रहा है करंट, एग्जैक्टली फिर यहाँ पर डी ए का करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री मतलब 0। तो दो वायर पर जो है सो फोर्स नहीं लग रहा है, बीसी पर फोर्स नहीं लग रहा है, एडी पर फोर्स नहीं लग रहा है, और दो वायर पर फोर्स लग रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है। इसी को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसी चीज को यहां पर हम दिखाते हैं। ये जो लेंथ है हम इधर दिखा रहे हैं, ये हमारा एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। और ये लेंथ कितना है, ये है a/2, ये भी है a/2, इसको O कहते हैं। इस पर फोर्स किधर लग रहा है, CD में किधर फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ये
और इधर फोर्स नीचे लग रहा है। ये फोर्स कितना है, एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसको एफ बोलते हैं, इसको भी एफ बोलते हैं। अब जो है ये फोर्स क्या करना चाहता होगा, सोचिए, इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पर फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसको जो है सो इस डायरेक्शन में ये रोटेट करना चाहेगा ना। बोलेगा तुम भाई ऊपर जाओ, ऐसे ऊपर जाएगा, बोलेगा तुम नीचे जाओ, तो ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पर लग रहा है तभी तो रोटेट कर रहा है। रोटेशन का मतलब क्या है, टॉर्क है। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है फोर्स टाइम फोर्स आर्म, फोर्स टाइम फोर्स आर्म। और पूरे यदि आप मैथमेटिकल वे में कहेंगे तो आर क्रॉस एफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में यही आता है आपको, आर साइन थीटा एफ। आर साइन थीटा ही फोर्स आर्म है। फोर्स आर्म का मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फोर्स जहां पर लग रहा है वो उसका डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन, एंड वो पॉइंट जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, वो इसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं या इस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, तो इस एक्सिस और फोर्स के एक्सिस जो है उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है, वो है a/2। तो इसकी वजह से जो टॉर्क लगा है फोर्स टाइम a/2, इसकी वजह से जो फोर्स लगा, टॉर्क लगा, वो भी है फोर्स टाइम a/2। दोनों का डायरेक्शन सेम या ऑपोजिट। ये देखिए इसको इधर घुमाना चाहता है, ये इसको इधर घुमाना चाहता है, दोनों ही इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, तो ऐड कर देते हैं। और नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहते हैं, मैथमेटिकली जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सिंपली वही देख सकते हैं कि ये उतना ही आएगा, 90 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा। और इस तरह से आ गया आपका फोर्स टाइम ए। और फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू है आई स्मॉल बी कैपिटल बी। आई बिगर है, कैपिटल है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, ये फोर्स हो गया, और यहाँ पर हमारा ये हमारा लेंथ हो गया। तो इसको लिख सकते हैं आई बी ए बी। ए बी क्या हो गया, ए बी उस रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ये लेंथ है और बी ब्रेड्थ है, तो उसका एरिया हो गया, उसको हम कहते हैं एरिया। एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये टॉर्क हमारा आ गया आई ए टाइम्स बी। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी दे लें क्या, यहां पर डायरेक्शन किधर है देखिए, यहां पर जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इसको पहले हम क्लीन करते हैं, उसके बाद में दिखेगा। आप मुझे बताइए कि ये जो है किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और उसका टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा। ये इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन जो है ये टॉर्क का इधर होगा। इधर से राइट से लेफ्ट में जा रहा है, तो आपको स्क्रू याद कीजिए, स्क्रू जो है सो कैसे घुमाते हैं आप, जब स्क्रू को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं, इधर मुंह करके रखिए स्क्रू का, ठीक है, और ये यदि इधर मूव कर रहा है तो आप ऐसे ले जा रहे हो, राइट, तो आप स्क्रू को कैसे घुमा रहे हो, राइट साइड वाला घुमा रहे हो, या राइट वाला स्क्रू है, स्पेशल सिक्योरिटी वाला स्क्रू नहीं है कि उल्टा कर दिया जाए, तो ये इधर जा रहा है, तो ये इसका टॉर्क का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो सिंपली, हम इसको कहते हैं, फिलहाल इस डायरेक्शन आएंगे बाद में, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको कहते हैं करंट और एरिया मिला के हम कहते हैं म्यू, इसको कहते हैं और ये रहा बी। म्यू हो गया आपका मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे इसको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम सिंपली लिख सकते हैं म्यू क्रॉस बी। कैसे, अभी दिखाएंगे तुरंत अभी, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमने जब लिया था, यहां पर थीटा हमारा फिक्स था 90 डिग्री, राइट, थीटा एंगल बिटवीन बी एंड करंट आई एल जो है, इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री था। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, ये आपको जो दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो ये जो एरिया वेक्टर, आप याद कीजिए एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन किधर होता है, यहाँ पर जो आपका
एरिया वेक्टर है, इसका डायरेक्शन आ तो अपवर्ड होता है या नीचे होता है। करंट की ओर अपना चारों फिंगर को कर्ल कीजिए, जिधर आपको डायरेक्शन दिखा रहा है थंब, वही इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, मतलब नीचे दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए दिखा भी रहा है। फिर इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा। ये जो एम दिखा रहा है वो उसको मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा है, मैं म्यू बोल रहा हूँ, खैर मैं भी एम बोलूंगा। उसके बाद में इधर ही इसका मैग्नेटिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, और ये आपका बी का डायरेक्शन है, और ये टाउ का डायरेक्शन है, टॉर्क का डायरेक्शन। तो इसमें ये काफी अच्छा फिट हो जाता है। हमें इसको म्यू बोलता हूँ अब, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, एम फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पर अब क्या करते हैं, ये तो स्पेशल केस था, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था। अब जो है सो हम उतना पिक्चर हम नहीं बनाने वाले हैं। ये आपका सिचुएशन था, राइट, और इस एक्सिस के अबाउट में ये घूम रहा था। अब ऐसा करते हैं कि इसका जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो किधर है, वो नीचे की ओर है, राइट, वो रहा आपका नीचे की ओर। ये है एरिया वेक्टर। इसको अब थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। यहां पर जो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर जो लूप दिख रहा है, इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। तो ऊपर उठा देते हैं तो ए वाला जो एरिया वेक्टर है थोड़ा इधर आ जाएगा। मान लेते हैं वो थीटा एंगल से आता है, एरिया वेक्टर इधर आ गया आपका थीटा एंगल से, ठीक है। और फोर्स जो है अब जो लगेगा वो कहां चला जाएगा, ये भी तो ऐसे घूम जाएगा। एरिया वेक्टर वैसे थोड़े होगा, ये जो है सो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना इस पर। इसको मैंने घुमाया तब एरिया वेक्टर इधर आया। ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ गया फिर थीटा। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है, अब फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया होगा, फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया। नहीं, फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप यदि इसे ऐसे टिल्ट भी कर देंगे तो डायरेक्शन दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का 90 डिग्री अब भी है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो फोर्स अब भी उतना ही लग रहा है जितना शुरू में लग रहा था, फोर्स अब भी उतना ही लग रहा है। लेकिन अब जो आर्म है, फोर्स आर्म ये वाला, वो चेंज हो गया। पहले ये था ए, अब हो गया ये आपका, ये यहां से यहां तक है ये आपका, राइट, ए बाय टू, ए बाय टू। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ए वाला एंगल आपका देख सकते हो यहां से कि ए कितना हो गया, ए बाय टू कॉस थीटा। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। ये एंगल मैंने कौन सा एंगल ले लिया है, हमारा थीटा होना चाहिए था, हम चाहते रहे थे एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, लेकिन यहाँ पर हमने उल्टा बता दिया। देखिए, एरिया वेक्टर का इस परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल है वो मैंने बता दिया। ये नहीं बताना था मुझे, ये बताना था थीटा हम क्या लेना चाहते हैं। थीटा लेना चाहते हैं एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में हमेशा है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस डायरेक्शन में है, उसके साथ में एंगल लेना चाहिए था। तो आपने आपको थोड़ा करेक्ट करते हैं, ये एंगल थीटा हो गया, तो ए ऑफ कोर्स 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, और तब ए हो जाएगा ए कॉस साइन थीटा, नहीं, ए साइन थीटा हो जाएगा। ए बाय टू ये है, ये हो जाएगा ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, सो ए साइन थीटा। और वही हाल यहां पर भी है, ए बाय टू साइन थीटा। तो अब टॉर्क कितना आया, अब टॉर्क आया सो निकाल के देखिए, फोर्स टाइम फोर्स आर। फोर्स कितना है, फोर्स एफ है, और फोर्स आर्म कितना है, ए बाय टू नहीं, इसके बीच में और इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब ए वाला, ए बाय टू साइन थीटा। सेम इधर भी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में इसको रोटेट करा रहा है, तो हम ऐड कर देंगे। तो ये आ गया आपका एफ ए साइन थीटा, और पहले की तरह एफ का वैल्यू रखिए। पहले जो है एफ का वैल्यू कितना आया था, देखिए यहां पर निकाले हुए हैं कहीं पर, आई
स्मॉल बी कैपिटल बी, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, ये फोर्स हो गया, और ए साइन थीटा। तो टॉर्क कितना आ गया, आई अलग लिखते हैं, ए भी एक साथ में लिखते हैं, और बी साइन थीटा लिखते हैं। ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, एरिया बी साइन थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई एरिया को हम क्या कह रहे थे, आई और एरिया इसको मिला के हम कहते थे एम, मैग्नेटिक मोमेंट है ये, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट हुआ ये, बी साइन थीटा। साइन थीटा है तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी, यहां से आप देख सकते हो एम बी साइन थीटा। ठीक है, और अब देख लीजिए ये एंगल एम और बी के बीच में है या नहीं है, हमने जानबूझ के इसको लिया था, एम और ए इसके बीच का एंगल है थीटा। तो इस तरह से हमारा जो है टॉर्क कितना आ गया, एम बी, एम क्रॉस बी आ गया। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये टॉर्क है। इसे मैग्नेटिक मोमेंट क्यों कहते हैं, आप इसको जो है सो कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से। हम हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस जो है वहां से कंपेयर करते हैं, वहां भी टॉर्क था, और टॉर्क वहां क्या था, P क्रॉस E। ये था डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। यहां पर जो आया टॉर्क इज इक्वल टू समथिंग क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायपोल मोमेंट था, तो ये भी डायपोल मोमेंट होगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो m को हम इसलिए कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि दोनों एक जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल गया टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देखिए जो थीटा का जो है कुछ स्पेशल केस कंसीडर कर लेते हैं। थीटा जब 90 डिग्री है तो ये जो क्वाइल है आपका वो मोस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, क्योंकि उस पर टॉर्क नहीं लग रहा है। टॉर्क कितना है 90 डिग्री पर, जीरो ना, ये यदि नहीं 90 पर नहीं 0 डिग्री पर रहना चाहिए, मैंने इसे गलत लिखा। जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 है। और थीटा 0 का क्या मतलब है, थीटा 0 का मतलब है ये जो क्वाइल का प्लेन जो है, क्वाइल का प्लेन वो पैरेलल है किसके साथ, बी के साथ। फिगर में आते हैं यहां पर, अभी देखिए क्वाइल जो है उसका प्लेन बी के प्लेन के साथ में ये पैरेलल है, राइट। नहीं तो पैरेलल नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। इसको फिर क्लीन करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए आपका जो क्वाइल का प्लेन है वो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और तब इसलिए ये दोनों के बीच का एंगल जो है सो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर ये पैरेलल है जब 90 डिग्री रहता है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा जब 0 डिग्री रहेगा। ये परपेंडिकुलर टू बी होगा। तो यदि हमारा एन ऐसे है, नॉर्थ और साउथ है, और हम इसमें ऐसे रखते हैं ताकि इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है खूब ज्यादा पास करे, खूब ज्यादा मैक्सिमम पास करे। तो ये आपका जो है सो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां पर टॉर्क आपको 0 लग रहा है, और ये जो प्लेन है क्वाइल का वो परपेंडिकुलर है। इससे क्या होता है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स यहां पर डिफाइन करेंगे बी डॉट एस, यानी बी एस कॉस थीटा। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किए थे ई डॉट एस, यहाँ बी डॉट एस हो जाएगा। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, बी और एस के बीच में, ये परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर है, तो एंगल थीटा 0 डिग्री है। तो ये जो है सो मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम फ्लक्स जो है सो आपको जब पास कर रहा है तो वो सिचुएशन इसका मोस्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, मैंने इसी में रहना चाहता है वो यहां से जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा एंगल को जो है इसका 0 डिग्री से, अभी जो है एंगल इसका 90 डिग्री है, राइट। अब इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लीजिए ऊपर उठ के आ गया, इसको बनाना मुश्किल है मेरे लिए, यहाँ पर ऐसे आ गया, तो वैसे ही वो रहना चाहेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता रहे,
पूरा अंदर पास करके निकलता रहे, वो उसी में खुश है। क्यों, ऐसा क्यों है? वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्यों अपना बढ़ाना चाहता है, मैक्सिमम रखना चाहता है? क्योंकि उस सिचुएशन में मैं इसका एनर्जी जो है ना, एनर्जी मिनिमम होता है। और आपको पता है कि हर एक सिस्टम चाहता है कि उसका एनर्जी मिनिमम हो। एनर्जी कितना होगा, आप यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो है सो हम क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके आपको बता देते हैं कि क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए, आपने वहां पर जो किसी भी डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो एनर्जी कितना होता था, माइनस पी डॉट ई। एग्जैक्टली सेम यहां पर करेंगे, माइनस एम डॉट बी। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक एनर्जी है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी इसको कहेंगे, जो भी है, माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा है एम और बी के बीच का एंगल। और एम को क्या लिख सकते हैं, एम क्या है आपका, एम जो है सो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैंने करंट और एरिया का प्रोडक्ट है, वही लिखें, करंट और एरिया का प्रोडक्ट, बी कॉस थीटा। आई को अलग कर लिए, ए बी कॉस थीटा क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, यही तो आपका फ्लक्स है, ए डॉट बी, यही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। यहां पर याद कीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, वो होता था ई डॉट एस। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए हो जाएगा, एस मैंने एरिया, ये एरिया है, यहाँ का एरिया ए है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो माइनस आई फाइव बी हो गया। अब जब फाइव बी मैक्सिमम होगा तो यू जो है सो मिनिमम होगा। कहोगे कैसे, ये जब मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, लेकिन निगेटिव साइन है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए फाइव बी जो है सो आपका 100 हो गया, तो यू कितना हो गया, माइनस 100 टाइम्स आई, तो ये मिनिमम हो गया। तो यू जो है सो मिनिमम हो गया, और यही स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसका। तो कोई भी कॉइल चाहता है कि वो मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी में रहे, या मैक्सिमम फ्लक्स उसे होकर पास करे, हाँ, या फिर आप कहिए कि उसका प्लेन जो है सो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ओके, इसमें एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को पहले बनाते हैं। उसके पहले ये बता दें कि यदि अभी हमने दिखाया कि कॉइल में आपका कितना था, एक ठो कॉइल था, एक करंट जा रहा था। मान लीजिए कि आप जो है सो इसको हम काफी टर्न दे देते हैं, यहाँ से 5 8 10 20 टर्न दे देते हैं, ऐसे सब में सेम करंट प्लेस पास कर रहा है, एन टर्न्स है। तब आपका जो ये डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक की वजह से है म्यू क्रॉस बी, म्यू नहीं एम, मुझे म्यू लिखने की आदत है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, एम क्रॉस बी, वो अब क्या हो जाएगा, एन टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। सब कोई का जो फ्लक्स है सेम डायरेक्शन में है, यदि टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क बढ़ जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल चलते हैं। ये 100 टर्न क्लोजली वोन्ड सर्कुलर क्वाइल, ये सोलेनॉइड नहीं है। सोलेनॉइड और सर्कुलर क्वाइल में डिफरेंस होता है। सोलेनॉइड ऐसे होता है, उसका लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होता है, लेंथ मच मच ग्रेटर देन उसका रेडियाई के बराबर होता है। यहाँ पर लेंथ जो है सो मच मच स्मॉलर देन रेडियाई होता है, ऐसा। ये जो कुछ इस तरह से घुमाते रहिए यहीं पर, ये आपका क्वाइल है और ये आपका सोलेनॉइड है। तो ये क्वाइल है, सोलेनॉइड नहीं है, ये वाला क्या बात कर रहा है, ठीक है। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सो 0.1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स है 100, कैरिंग ए करंट 3.2 एम्पियर। इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया, पूछ रहा है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल। फील्ड पूछ रहा है सेंटर तक, ये नहीं, ये इसका होता है B = म्यू 0 NI। यहाँ इसका सेंटर पर कितना होता है, एक क्वाइल की वजह से कितना होता है, वो होता है म्यू 0 I बाय 2R, एक क्वाइल की वजह से। इसमें टोटल n क्वाइल है, 100 क्वाइल है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷।
आई का वैल्यू, आई कितना बोला 3.2 एम्पियर, एन का वैल्यू 100, टू आर का वैल्यू 0.1, इतना टेस्ला कितना आ गया, ये आ गया ऊपर में चला गया 3.2, ये पाई और 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10⁻⁻7 और 3 10⁻⁻4 बाय 2, ये 2 यहां पर है, तो कितना आ गया आपका, सब मिला के आ गया 2 टाइम्स 10⁻⁻3 टेस्ला, मतलब 2 मिली टेस्ला, ये आपका वैल्यू है। और डायरेक्शन, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अब वो डिपेंड करता है करंट किधर फ्लो कर रहा है। मान लीजिए करंट जो है सो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट की ओर अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे, अब करंट के डायरेक्शन में अपना चारों फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इस डायरेक्शन में आया, इधर आई, इसका अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो उधर चला जाता, इस डायरेक्शन में चला जाता। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर बी, बी में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, ये मैग्नेटिक मोमेंट एम से डिफाइन करते हैं, और ये करंट और उसका एरिया, यहां पर जो कॉइल है, कॉइल का एरिया, ठीक है, वो लेना होगा। और यहाँ पर देखिए ये जो है सो एक टर्न के लिए है, एन टर्न है तो एन टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है सो मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट है एक कॉइल की वजह से, एन से मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल कॉइल की वजह से मिलेगा। तो आई है 3.2 एम्पियर, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 0.1, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, एन है 100 टर्न्स, 3.2 और पाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा, और ये दोनों मिलके खत्म हो गया, तो ये आ गया आपका 10 क्या आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट देखिए एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। और डायरेक्शन, डायरेक्शन फिर वो डिपेंड करता है एंगल, डायरेक्शन ऑफ करंट पर, जिधर करंट जा रहा है आप उधर उस डायरेक्शन में अपना कर्ल फिंगर को कर्ल कीजिए, वो आपका एरिया वेक्टर दिखा रहा है राइट साइड में, वही आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी दिखा रहा है, का डायरेक्शन भी दिखा रहा है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी पर। सी क्या कह रहा है, सी से पहले एक लंबा चौड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, द कॉइल इज प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में कॉइल है, ठीक है, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यदि वर्टिकल प्लेन में आपने कॉइल को रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, उसके एक्सिस के डायरेक्शन में होगा ना, कॉइल का एक्सिस जो है सो हॉरिजॉन्टल हो गया, क्योंकि ये प्लेन ऑफ कॉइल जो है सो वर्टिकल है, व्हिच कोइंसाइड्स विद डायमीटर, द कॉइल इज प्लेस्ड इन ए वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच कोइंसाइड विद इट्स डायमीटर। इसको थोड़ा फिगर बना के कोशिश करते हैं समझाने का। ये देखिए आपका जो है सो कॉइल है इस तरह से, ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल कॉइल है, और ये इसका आपका एक्सिस है इधर से, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर आपको जो दिख रहा है, ये इसका एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, रोटेशन एक्सिस, ये इधर जा सकता है लेफ्ट में, ये इधर जा सकता है, तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिट्स सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है, तो बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में जो है सो मैग्नेटिक फील्ड है, और इनिशियली ये जो वेक्टर है एरिया वेक्टर वो और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, शायद यही बोल रहा है ना, इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एक्सिस ऑफ द कॉइल है, ठीक है, यही है एक्सिस उसका,
ये उसका एक्सिस है अपना, ये रोटेशन एक्सिस है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का है। ये एक्सिस सेंटर से होकर पास करता है और एक तरफ हवा दूसरा तरफ हवा, बीच में कॉइल को जस्ट क्रॉस कर गया। और ये जो है सो आपका डायमीटर भी दिख रहा है, डायमीटर होकर है ये एक्सिस, ये डायमीटर है, ये डायमीटर नहीं है। ठीक है, तो शुरू में इधर मैग्नेटिक फील्ड है और बाद में द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं नहीं गलत बात है। देखिए यही तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो है सो आप मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, देख सकते हो, इससे होकर मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़कर वो कोई दूसरे एंगल में अपने से जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा, ये गलत बात है। लेकिन मान लीजिए कोई उसे ले जा रहा है, थ्रू एन एंगल 90 डिग्री तक ले गया। What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? टॉर्क पूछ रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में क्या है। पहले टॉर्क ही बता लेते हैं। अभी टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा। थीटा कितना है? थीटा कितना है? थीटा किसके किसके बीच में? एम के बीच में और बी के बीच में। बी है इधर और एम इसका एरिया वेक्टर जो है उधर ही है, वो भी इधर है। कॉइल है, इसमें करंट पास कर रहा है, तो आप देख सकते हो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री हो गया। तो साइन 0 0 होने की वजह से टॉर्क इनिशियली 0। फाइनली जब इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है तब एम बी साइन 90 डिग्री ये हो गया। और एम के वैल्यू आपको निकाला था यहाँ पर, ये देखिए 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बी के वैल्यू 2 टेस्ला दिया हुआ है। बी के वैल्यू 2 टेस्ला है ना, 2 टेस्ला लिखा हुआ है। रुक जाइए, 2 टेस्ला तो एक्सटर्नल ही है ये, और ये अपना भी एक लगाएगा 2 टेस्ला, 2 मिली टेस्ला जो है अपने क्रिएट कर रहा है। देखिए ये अपने भी क्रिएट कर रहा है। अपने वाला बहुत कम है, उसको भूल जाते हैं, वो 2 मिली टेस्ला है या 2 टेस्ला है। तो इसका वैल्यू जो है सो सिंपली हम एम का जो है सो 10, ये 2 और ये 1, सो 20 न्यूटन मीटर आया। फाइनली इतना है 20 न्यूटन मीटर। और लास्ट क्वेश्चन, what is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? The moment of inertia of the coil is 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फाइनली इसका जो है एंग्लो मोमेंट एंग्लो वेलोसिटी क्या है वो पूछ रहा है। तो देखिए इस पर जो टॉर्क लग रहा है, शुरू में टॉर्क कितना था? 0, और बाद में टॉर्क हो गया 29 न्यूटन मीटर। और टॉर्क कैसे वेरी कर रहा है? ये साइन थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क जो है सो कांस्टेंट नहीं है। टॉर्क कितना चल रहा है? एम बी साइन थीटा। और टॉर्क कितना होता है? यदि हम बात करें टॉर्क, जैसे कि एफ इक्वल टू एम ए हो जो है न्यूटन्स लॉ, वही न्यूटन्स लॉ रोटेशन में लगाएंगे तो यहाँ टॉर्क हो जाएगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और लीनियर एक्सलेशन की जगह एंगुलर एक्सलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सलेशन, एम के जगह एम, बाकी सब तो जैसे है वैसे है। आई, ये अल्फा जो है वो क्या है? यहाँ पर ए क्या होता था? ए को लिखते थे डी वी बाई डी टी, राइट। तो वैसे अल्फा को यहाँ लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, एक रोटेशन में है एक लीनियर मोशन में है। तो ये हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। आपसे यही ओमेगा पूछ रहा है, एम बी साइन थीटा। लेकिन आपको टाइम से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको टाइम नहीं पूछ रहा है, टाइम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस में इंटरेस्ट है? जस्ट ओमेगा में। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम मैनिपुलेशन करते हैं,
ओमेगा एज ए रेस्पेक्ट टू थीटा और थीटा रेस्पेक्ट टू dt, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल थीटा है, वो वेरी कर रहा है, वही थीटा इंट्रोड्यूस यहाँ किए, मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल कर दिए हैं फ्रॉम टाइम टू थीटा। और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, यही है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी, राइट? तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ डी थीटा बाई डी टी, और बाकी जो है सो एम बी साइन थीटा, वो इसको तो लिखे ही नहीं, ये ओमेगा। अब सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इधर देखिए ओमेगा डब्ल्यू डी ओमेगा है, इधर एम बी आई सब कांस्टेंट एक तरफ लिख दिए, साइन थीटा डी थीटा। थीटा जब जीरो है तो ओमेगा कितना है? थीटा शुरू में जीरो है ना, ये देखिए इस पोजीशन में है जब शुरू में, तो जीरो जब थीटा है तो ओमेगा क्या है? जीरो है। और थीटा जब 90 पे चला गया तो उसने पूछा ओमेगा कितना है? ओमेगा एफ। इसको इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट रखिए, ये ओमेगा एफ स्क्वायर बाई 2 आया। ये आपका एम बी बाय आई कॉन्स्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेट कीजिए, ये आता है माइनस कॉस थीटा, माइनस की वजह से हम लिमिट चेंज कर देते हैं, और कॉस थीटा का अपर लिमिट डालेंगे 1 आएगा, लोअर लिमिट डालेंगे 0 आएगा। तो ये आपका सिंपली एम बी बाई आई है। और यहाँ से आपको ओमेगा एफ आ गया 2 एम बी बाई आई होल स्क्वायर रूट। सबके वैल्यू रखिए, 2 एम का वैल्यू आया था 10 मीटर पर 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, देखिए एम का वैल्यू, और बी था 2 टेस्ला 10, और बी था 2 टेस्ला, एक्सटर्नल है ये। आई जो है 0.1 बोला, तो 1 जो है सो ऊपर चला गया, और ये आ गया 400, सो 20 रेडियन पर सेकेंड। ये फाइनली आपको मिला, ठीक है। आप इसको यदि थोड़ा सा आगे की बात हम अभी बताएं तो इसको और इजीली बना सकते थे। यहां पर जो है तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे, थीटा इजकल टू 0, थीटा इजकल टू 90। जो एनर्जी यहां पर है वही एनर्जी यहां पर है। यहां पर कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक है प्लस पोटेंशियल है। यहाँ पर भी काइनेटिक है प्लस पोटेंशियल है। आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया ही नहीं कि यदि किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं तो कितना आता है आपका मैग्नेटिक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक से फिर कंपेयर करते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने इसका डेरिवेशन नहीं दिखाया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेरिजन करते हैं। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? माइनस पी डॉट ई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस एम डॉट बी। यही है पोटेंशियल एनर्जी। शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0, अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस एम बी कॉस, एंगल है 0 तो 0 हो गया। बाद में काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस, यह है 90 डिग्री, ये हो गया 0। तो यहाँ से आपको तुरंत मिल गया ओमेगा एफ इजकल टू 2 एम बी बाई आई। ये देखिए 2 एम बी बाई आई, एग्जैक्टली सेम 2 एम बी बाई आई, सो 20 रेडियन पर सेकेंड। तो यदि आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको तुरंत बन जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.12 है। ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप lies on a smooth horizontal plane, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। कैन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन सच ए मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ दैट इज टर्न अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। ये देखिए इसका वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। इसके अराउंड ऐसे ये क्या रोटेट कर सकता है अपने आप? इसमें मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है या ऑपोजिट जा रहा है, जो भी जा रहा है, क्या ये ऐसे मूव कर सकता है इस तरह से? मतलब इसका टॉर्क का जो है डायरेक्शन इधर हो सकता है क्या? टॉर्क कितना होता है? टॉर्क होता है m क्रॉस b,
कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है उसका एक अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है और मैग्नेटिक मोमेंट और बी का जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है और वो एम पर परपेंडिकुलर होता है, बी पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों पर ही परपेंडिकुलर होता है। और यहां पर इसका एम का डायरेक्शन किधर है, एम का डायरेक्शन भी यही है, यह है एम का डायरेक्शन, और टॉर्क का डायरेक्शन भी यही बोल रहा है। टॉर्क और एम मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। टॉर्क तो मैग्नेटिक मोमेंट पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर, तो टॉर्क इसके पैरेलल नहीं हो सकता, मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल नॉट पॉसिबल। कैसे होगा? ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये संभव नहीं है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। पहले का हो गया। बी, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही इस मैग्नेटिक फील्ड में है। इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, what is the orientation of stable equilibrium, so that in this orientation the flux of the total field external plus field produced by the loop is maximum। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बता चुके थे पिछले क्वेश्चन में ही, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर हम बताते हैं कि यदि ये इसको रोटेट करने के लिए कह दिया जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब उस पर टॉर्क जो है सो जीरो लगे, मतलब उस पर फाई जो है सो मैक्सिमम हो मैग्नेटिक फ्लक्स, या एनर्जी जो है सो मिनिमम हो, यही कंडीशन है। टॉर्क जीरो लगे, कहां पर टॉर्क जीरो लगेगा? वो शो करने के लिए बोल रहा है, सो दिस ओरिएंटेशन इज ऑफ द, ओके, यहां पर इसमें बताया फ्लक्स ऑफ द फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो टॉर्क कहां पर जीरो लगेगा? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी, म्यू में फिर लिख रहा हूं, हमें एम लिखना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, राइट। और ये जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो होगा मतलब इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो, प्लेन ऑफ लूप वो परपेंडिकुलर हो बी पर। तो प्लेन जो है वो यदि परपेंडिकुलर होगा बी पर, तो जो है मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन जो है पैरेलल हो जाएगा बी के, और तब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और टॉर्क 0 लग जाएगा। यही इसका मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम में क्या होगा? आप यदि फ्लक्स के बारे में बात करें, फ्लक्स को देख लीजिए। फ्लक्स किसको कह रहे हैं? फ्लक्स कह रहे हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। ये एरिया वेक्टर हम लिखते हैं, एस एरिया वेक्टर ए लिख रहे हैं। ये देखिए हमारा ऐसे है, ठीक है, इस प्लेन में, और फील्ड इसमें ऐसे जा रहा है इधर से। थीटा कितना है इस केस में? थीटा 0 डिग्री है। किसके बीच में? एरिया वेक्टर और एम जो भी बोलिए एंड बी के बीच में। ये जो है सो थीटा 0 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल है इस पर और ये हॉरिजॉन्टल है। तो अब यहाँ पर जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? फ्लक्स जो है सो बी हो गया आपका बी, और ए हो गया आपका एरिया कॉस थीटा। और इस केस में जब थीटा 0 है तो फाई जो है सो मैक्सिमम हो गया। ये तो जितना कुछ भाई बात किया वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ही बात किया ना, इंटरनल जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके वजह से। अब क्या होता है इसमें, यदि करंट पास कर रहा है तब इसमें इंटरनल फील्ड भी आता है ना, और यहाँ पर फील्ड कितना होता है? वो होता है म्यू 0 आई बाय 2r। तो इंटरनल फील्ड है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इसका जो है किधर है? जिधर एम का डायरेक्शन है, एम का जिधर डायरेक्शन है उधर इसका भी डायरेक्शन है, ठीक है। और एम के डायरेक्शन में ही फील्ड का डायरेक्शन रहने पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। ये देखिए
तो इसका मतलब ये है कि अब जो फ्लक्स ये बाहर के एक्सटर्नल फील्ड की वजह से लग रहा था वो तो लग ही रहा था, और जो इसका अपना फील्ड जो उसने क्रिएट किया वो भी इससे होकर ही गुजर रहा है ना, वो भी जो है सो थीटा 0 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखते हैं थीटा इजकल टू 0 डिग्री बिटवीन एक्सटर्नल फील्ड एंड एम, राइट। थीटा इजकल टू 0 डिग्री बिटवीन इंटरनल फील्ड जो इसमें करंट फ्लो करने की वजह से लगा है और एम, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन क्या था, so that this orientation the flux of the total field external plus field produced by the loop is maximum। हाँ, दोनों ही मैक्सिमम हो गया क्योंकि दोनों ही के केस में ये 0 डिग्री आ गया, तो ये मैक्सिमम हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन, a loop of irregular shape carrying current is located in the external magnetic field, if the wire is flexible why does it change to circular shape? circular shape में क्यों आ जाता है? ये रहा आपका कोई पूरा लूप है और इरेगुलर शेप में है। जैसे यहां पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे इसके प्लेन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने आप को जो है ये अपने आप को चेंज करेगा। और कैसे चेंज करेगा, एक सर्कुल बना देगा, और सर्किल बनाएगा इस तरह से कि इससे होकर सारा का सारा फील्ड जो है सो पास कर रहा हो। ये सर्किल बनाएगा। क्यों सर्किल बनाया, और वो भी देखिए अपना पोजीशन वो इस तरह से चेंज करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इससे होकर पास कर जाए। सर्किल है ना, उससे एक इंट से निकले और दूसरा इंट, एक इंट से इंटर करे दूसरा इंट से निकल जाए, वैसे पास करेगा। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका फाई कितना होगा, फाई होता है बी एस कॉस थीटा, राइट। एस नहीं लिखेंगे, एरिया है तो एरिया लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई को मैक्सिमम होने के लिए क्या क्या पॉसिबल है, बी तो फिक्स्ड है, राइट, बी में चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा दो चीजों में, थीटा में एक ए, और ये जो है सो कब आएगा, थीटा को क्या होना चाहिए, 0 डिग्री हो जाना चाहिए, मतलब वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन ऑफ ये लूप का जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, सो दैट इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बी के साथ में 0 डिग्री बना है। और दूसरा, ये तो एक पहला केस ये हुआ, दूसरा वो अपना एरिया मैक्सिमाइज करना चाहेगा, क्योंकि फाई को मैक्सिमम करना है तो एरिया को मैक्सिमम बनाना है। और 2D में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये जो सर्किल है उसका एरिया सबसे ज्यादा होता है। आप देख सकते हो, सर्किल लीजिए, स्क्वायर लीजिए, एरिया आपको जो सबसे ज्यादा मिलेगा यदि आप उसका सरकमफेरेंस को फिक्स रखेंगे, स्ट्रिंग जो है फिक्स रखेंगे, तो आपको सबसे एरिया जो ज्यादा मिलेगा वो सर्किल में ही मिलेगा, मैक्सिमम एरिया। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहता है और बन गया सर्कल। आप इसको इस टर्म से नहीं देखना चाहते हैं फ्लक्स के टर्म से, तो आप एनर्जी के टर्म से देखिए, एनर्जी इक्वल टू माइनस एम डॉट बी है, माइनस एम का मतलब करंट, एरिया, बी का मतलब हो गया बी कॉस थीटा, और यहां पर माइनस आई, यही आपका फ्लक्स है। यहां से भी देख सकते हो कि वो क्या करना चाहता है, एनर्जी को मिनिमम कर बनाना चाहता है, और मिनिमम बनाने के लिए एरिया को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, एरिया को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और एरिया मैक्सिमम सर्किल का होता है। और इसलिए कोई भी शेप आप जो दोगे उसे, वो बन जाएगा आपको सर्किल, क्योंकि सर्किल का एरिया जो है वो मैक्सिमम होता है। आप यदि पेरीमीटर दे दीजिए, एक ठो पेरीमीटर आप हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और इससे आप बनाइए स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल या और भी कोई भी शेप बनाइए, इसका एरिया जो है सो मैक्सिमम होगा। वैसे ही 3D में यदि आप चाहें, ये 2D है ना, यदि आप 3D में जाएं और वहां पर हम कह दें कि भाई 2D में क्या दिया मैंने, सर्कमफेरेंस दिया, पेरीमीटर दिया, ये लेंथ है, वहां पर हमें एल स्क्वायर देना होगा, एरिया देना होगा, तो हम एक एरिया दे देते हैं,
हाँ, एरिया वो भी इनक्लोज्ड 3D है ना, इनक्लोज्ड एरिया दे दिए हैं, या मान लीजिए क्लोज्ड एरिया है, आप उसको इनक्लोज करके आप वॉल्यूम बनाओ और बताओ किसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगा। आप बहुत सारे शेप बना सकते हो 3D में, एक क्यूब बना सकते हो, क्यूबॉइड बना सकते हो, ये सिलेंडर बना सकते हो, कोन बना सकते हो, स्फीयर बना सकते हो। तो आप देखोगे कि स्फीयर का वॉल्यूम ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है वॉल्यूम का, जो है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो फॉर ए गिवन लेंथ यदि आप इसको क्लोज करके एक एरिया बना रहे हो तो ये एरिया जो है सर्किल का सबसे ज़्यादा होता है। 3D में आपको मैंने एक एरिया दे दिया और आप इनक्लोज करके वॉल्यूम बना रहे हो तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आप जो है सो कहाँ मिलेगा, आपके पास ये जो स्फीयर है उसमें मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि यदि आपके पास एक रस्सी हम दे दें और बोले कि भाई ज़मीन का जो टुकड़ा है आप घेर लो, फेंस कर लो उसे, तो आप इसको किस तरीके से फेंस करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन आपके पास आ जाए। हाँ, आप उसे स्क्वायर या रेक्टेंगल करोगे तो ज़्यादा नहीं आएगा, आप उसे सर्किल बना दीजिए, जैसे बकरी चरता है ना, एक खूंटी में बांध दिया वो चारों तरफ उस मैक्सिमम एरिया में वो चरता है। तो वैसे यदि आपको ज़मीन को अपना बनाना है, हाँ, और किसी ने रस्सी दे दिया है कि इस रस्सी से बना लो, तो उस रस्सी से सिंपली आप एक सर्किल बना दीजिए, आपको मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा ज़मीन का। और वैसे ही आपको एक मान लीजिए गमछा दे दिया, चादर का टुकड़ा दे दिया और बोला इसमें से सामान समेट लो, जितना समेटना है वो सब तुम्हारा है, तो उससे आप जो क्यूब नहीं बनाइए, क्यूबॉइड नहीं बनाइए, ये क्या कहते हैं सिलेंडर नहीं बनाइए, कोन नहीं बनाइए, आप क्या बनाइए स्फीयर। आप सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ले पाओगे, सबसे ज़्यादा जो मटेरियल है आप उसे ले पाओगे। तो ये जो है सो आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो इस केस में 2D का केस था, 2D के केस में आपको ये दिया हुआ है, इसका यहाँ पर कह दिया कि इसने एक कोई लूप दिया हुआ है तो इसका ये फिक्स्ड हो गया, इसका लेंथ जो है सो फिक्स्ड हो गया है। तो एरिया को मैक्सिमम करना है, तो जितने भी ज्योमेट्री हैं उस सब में सबसे ज़्यादा एरिया 2D में सर्किल का है, इसलिए वो सर्किल बनाता है। तो ये क्वेश्चन था इससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखेंगे, और फिर हम लोग एक और चीज़ देखेंगे वो है गैल्वेनोमीटर। थैंक यू।